हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद गौतम। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ये पहला चैप्टर जो बातचीत है उसी का ये क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन है और एडिसन है, इन दोनों के क्या विचार है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग विचार होंगे, तो दोनों के विचार को देख लेते हैं। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू होता है। और एडिसन के अनुसार बातचीत केवल दो व्यक्ति में ही हो सकती है। तो क्वेश्चन था हमारा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बेन जॉनसन का यह मानना है कि जैसे ही कोई मनुष्य बोलता है तो उसके अंदर का कोई गुण है, उसका कोई दोष है, वो प्रकट हो जाता है। वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है वो हमें पता चल जाता है। यानी कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, किसी से बातचीत किया जाता है। इंटरव्यू में एक दूसरे से बातचीत किया जाता है, उसके अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है, वो जाना जाता है। तो बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का क्या मानना है, तो एडिसन का यह मानना है कि बातचीत जो होता है केवल दो व्यक्ति में ही हो सकती है, तीन व्यक्ति में बातचीत हो ही नहीं सकती। ऐसा एडिसन का मानना है। एडिसन का मानना है कि बातचीत केवल दो व्यक्ति में ही हो सकती है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी में जो जितने भी पात्र हैं उसकी एक सूची तैयार करें। तो उसने जो कहा था कहानी है, इसमें जितने भी पात्र हैं वो जो पात्र हैं वो किस किस पद पर हैं वो आपको बताना है। यानी कि उसकी एक सूची तैयार करनी है। तो इसमें पहला है लहना सिंह जो कि रेजिमेंट का जवान है। दूसरा है हजारा सिंह जो कि रेजिमेंट का सूबेदार है। और इस सबको आप लोग याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हर एक साल। सिर्फ इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो इससे 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से याद ही रखिएगा, ठीक है, कि कौन किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था ये रेजिमेंट का जवान था। हजारा सिंह जो था ये रेजिमेंट का सूबेदार था। वजीरा सिंह जो था ये रेजिमेंट का जवान था और विदूषक भी था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। इसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है कि सूबेदारनी कौन थी, तो ये सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। और बचपन में जो सिख लड़की मिली थी लहना सिंह को अमृतसर में, जब वो अपने मामा के यहाँ गया था तो वही बड़े होकर सूबेदारनी बन गई थी और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन गई थी सूबेदारनी। अब सूबेदारनी जो है और ये सूबेदार हजारा सिंह है, इस दोनों का बेटा कौन है, तो ये बोधा सिंह है। बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटा है। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो जितना भी पात्र हैं इसके, जैसे उसने कहा था कहानी के जितने भी पात्र हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में हर एक साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे। इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु कब हुआ था और किन परिस्थिति में हुआ था। तो दिनकर जी का निधन मद्रास के बिल्डिंग के नर्सिंग होम में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि दिनकर जी का निधन कहां पे हुआ था। पहला तो यही क्वेश्चन है। तो दिनकर जी का निधन जो है वो मद्रास के बिल्डिंग के नर्सिंग होम में हुआ था। अब किन परिस्थिति में हुआ था, तो वो यहाँ इंडियन एक्सप्रेस के जो स्वामी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक है स्वामी रामनाथ गोयनका, उनके यहाँ मेहमान बनकर गए थे दिनकर जी। वहीं पर उनको दिल का दौरा पड़ा। अब जैसे ही उनको दिल का दौरा पड़ा उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया दिनकर जी को। वहाँ डॉक्टर लोग तुरंत हर तरह की तैयार होकर चिकित्सा करने लगे, उनका इलाज करने लगे, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन था हमारा कि दिनकर जी जो थे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी मृत्यु यानी कि उनका निधन कब हुआ था और कहां पे हुआ था, किन परिस्थिति में हुआ था। तो दिनकर जी का जो निधन है वो हुआ था बिल्डिंग के नर्सिंग होम में। याद रखिएगा, मद्रास के बिल्डिंग के नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। और किन परिस्थिति में हुआ था, तो वो जो दिनकर जी थे वो गए थे मेहमान बनकर किसके यहाँ, तो इंडियन एक्सप्रेसवे के जो मालिक थे स्वामी रामनाथ गोयनका, उनके यहाँ वो मेहमान बनकर गए थे। अब वहीं पर उनको दिल का दौरा पड़ा रात में, उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर लोग क्या करने लगे, उनके दिनकर जी के चिकित्सा में लग गए, लेकिन दिनकर जी को बचाया नहीं जा सका। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध जो थे उन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि बुद्ध ने क्या किया, नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। इसलिए जो धर्म 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा। यही कहा था बुद्ध ने आनंद से। समझ गए।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। रोज कहानी की जो नायिका है मालती, जिसके कि रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, उसमें जो मालती है उसका घर का जो वातावरण रहता है वो आपको कैसा लगा। ये कहानी आप लोग पहले से पढ़ ही चुके होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो पहले उस कहानी को अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आप खुद बना के लिख सकते हैं कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा। ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है ना, आपको कैसा लगा अपने शब्दों में बताना है। तो मालती का जो घर का वातावरण था वो नीरस था, उबाऊ था, उसमें कहीं भी ताजगी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। मालती में युवती वाला रस ही नहीं था, वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वह अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। तो क्वेश्चन समझ गए थे। क्वेश्चन था हमारा कि मालती का जो घर का वातावरण था वो आपको कैसा लगा था, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको अपने मन से बना के लिखना है कि मालती का जो घर का वातावरण था वो एकदम नीरस उबाऊ टाइप का था, उसमें कहीं भी ताजगी, प्रसन्नता, खुशी कुछ था ही नहीं। और मालती में युवती वाला रस ही नहीं था, मतलब मालती में युवती वाला रस इसलिए नहीं था कि जितना उसका उम्र था वैसा वो व्यवहार कर ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो कितने वर्ष की हो गई है, चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी, जितना काम था उसके मुताबिक वो काम करती थी, घड़ी देखती रहती थी, इस तरह से वो दिन अपना काट रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि उसमें युवती वाला रस ही नहीं है। और साथ ही साथ उसका जो बच्चा रहता है टिट्टी, उसके साथ भी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि वो अपने परिवेश मतलब आसपास का जो उसका माहौल था, परिवेश तथा अपने पूरे जीवन से वो पूरी तरह असंतुष्ट है। तो यही था मालती का घर का वातावरण, समझ गया। और अपने शब्द में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में। आपको कुछ और लगा होगा तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन यही इसका आंसर होगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैगरीन क्या है। यह इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। रोज जो कहानी है उस कहानी का पहले नाम गैगरीन ही था, लेकिन बाद में बदलकर आगे जो थे उसका नाम रोज कर दिए थे, ठीक है। तो ये गैगरीन है क्या? तो गैगरीन जो है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, यानी कि एक तरह का घाव होता है ये गैगरीन, और जो कि हमेशा सड़ता ही रहता है। यह प्रायः किसी विषाक्त, कांटे, चुभन या ऐसे ही किसी कारण से हो जाता है। जिस अंग में हो जाता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा रोगी की जान चली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। गैगरीन क्या है? तो गैगरीन एक घाव है जो कि हमेशा सड़ता ही रहता है, यानी कि उसमें सड़न की प्रवृत्ति रहती है। अपने शब्दों में आपको लिखना है कि गैगरीन एक प्रकार का घाव है जो हमेशा सड़ता रहता है, और यह किसी विषाक्त, कांटे के चुभने से या ऐसे ही किसी कारण से हो जाता है। मतलब कोई कांटा चुभ गया, विषैला कांटा, उससे हो जाता है, या फिर ऐसे ही किसी कारण से गैगरीन बीमारी हो जाती है। लेकिन यह बीमारी जिस भी अंग में होता है, जैसे पैर में हो जाए, हाथ में हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो उस अंग को काटना पड़ता है, या फिर जिस रोगी को यह बीमारी हो जाती है, गैगरीन नामक बीमारी, उस रोगी की जान चली जाती है। समझ गए? सिंपल सा इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि एक लेख और एक पत्र, जिसके कि लेखक भगत सिंह है, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है कि भगत सिंह ने ना कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। पहले ये 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 पॉइंट है और 2 लाइन में आपको आंसर बता देना है। पहला पॉइंट क्या है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, ठीक है। तो सरदार भगत सिंह जो है ना, वो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। भगत सिंह जो है ना, ये देश सेवा के बदले में दी गई जो फांसी रहती है, या देश सेवा के बदले में कोई किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, उसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई आदमी आत्महत्या जो करेगा तो वो क्यों करेगा? वो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते आत्महत्या करेगा, यानी कि वो अपना समस्त जीवन एक क्षण में ही खो देगा। इसीलिए भगत सिंह जो है यह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। समझ गए? क्वेश्चन सिंपल सा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। और भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या इसलिए करता है कि वो थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट सहने के चलते आत्महत्या कर लेता है। इसके कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन एक क्षण में ही खो देता है। लेकिन भगत सिंह सुंदर मृत्यु ऐसी मृत्यु को कहते हैं जो कि देश सेवा के बदले में दी गई मृत्यु हो। समझ गए? सिंपल सा। और सबका आंसर आप लोग को अपने खुद से बना के लिखना है। इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका PDF ले लीजिएगा, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। सिर्फ इसको इसमें हम आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जो लिखना है इसका आंसर, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से बना के लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ समझ लेना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिया की राह क्यों देखती हैं। तो सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है, 8वां चैप्टर है और जिसके लेखक मोहन राकेश है, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो बिश्नी और मुन्नी जो रहती है ये मानक की प्रतीक्षा करती है। बिश्नी का जो बेटा रहता है मानक, वो युद्ध में गया रहता है, ठीक है। और मुन्नी जो रहती है बिश्नी की बेटी रहती है, ठीक है। और मानक जो रहता है उसकी बहन रहती है। और मुन्नी शादी के लायक हो गई है, उसके हाथ पीले करने, यानी कि उसकी शादी करनी है। तो इसलिए प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब मानक आएगा युद्ध पर से तब मुन्नी के हाथ पीले करेगा, यानी कि उसके शादी करेगा, ठीक है। तो बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा रहती है? तो बिश्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा रहती है। बिश्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा रहती है। और इस क्यों प्रतीक्षा रहती है? तो क्योंकि वे जल्दी से घर वापस आकर अपनी बहन की हाथ पीले करेगा, यानी कि बहन की शादी करेगा। इसलिए बिश्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा
इच्छा रहती है। और वे डाकिया की राह क्यों देखती है? तो बिश्नी और मुन्नी जो है ये डाकिया की राह चिट्ठी की आशा में देखती हैं कि मानक कोई चिट्ठी लिखे, उसके बारे में कोई खोज खबर मिले कि वो कब आएगा, इसीलिए वो चिट्ठी की राह देखते हैं, डाकिया की राह देखते हैं ताकि वो चिट्ठी लेकर आए। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानक स्वयं को वहशी और जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है? मानक जो कि सिपाही की मां एकांकी का जो पात्र है, मानक बिश्नी और का बेटा है और मुन्नी का भाई है मानक, वो स्वयं को वहशी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है? तो मानक स्वयं को वहशी और जानवरों से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है, क्योंकि अगर मानक दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देगा। जैसे युद्ध में क्या होता है, अगर कोई सामने वाला आदमी अगर किसी और को नहीं मारा है तो उसको मार देगा, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। युद्ध में यही होता है। तो मानक भी तो युद्ध में गया है, तो इसीलिए मानक जो है दुश्मनों के लिए वहशी जानवर से बढ़कर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अगर दुश्मन को मानक नहीं मारेगा तो दुश्मन जो होगा वो मानक को मार देगा। ये मानक स्वयं को वैसी जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? क्योंकि वो दुश्मनों के लिए कहता है। अगर वो दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। सिंपल सा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायरी क्या है? डायरी क्या है? ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में भी पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, डायरी क्या है? तो दैनिक जीवन में कभी कभी कुछ विशिष्ट अनुभव, विचार, प्रतिक्रिया, भविष्य के लिए उपयोगी घटनाएं घटित होती हैं, इनको तिथि क्रम में लिखना डायरी कहलाता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि डायरी क्या है। सिंपल सा इसका आंसर है, खुद से आपको बना के लिखना है कि डायरी क्या होता है। तो दैनिक जीवन में कभी भी कुछ भी विशिष्ट घटता है या कोई दिनचर्या अपना रोज लिखते चलता है, उसी को डायरी कहते हैं। और उसको क्या करते हैं? तिथि के क्रम में लिखते हैं। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरह का तिथि के क्रम में जो लिखते हैं किसी चीज बात को, अपने हमारे जो दैनिक जीवन में जो कुछ भी आज विशिष्ट घटा उसको हम रात में लिख लेते हैं अपने तिथि क्रम में। मतलब आज का जो घट गया उसको आज लिख लेंगे, कल का जो घटेगा उसको कल लिख लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को डायरी कहते हैं। और सिंपल सा लैंग्वेज में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। वैसे इसमें बता दें, ये भी लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से बना के लिखना है कि डायरी क्या है। तो डायरी दैनिक जीवन में कुछ विशिष्ट अनुभव, विचार, प्रतिक्रिया, भविष्य के लिए उपयोगी घटनाएं घटित होती हैं और उसी को तिथि क्रम में लिखते हैं और यही डायरी कहलाता है। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा।